Assalamu alaikum. Today our topic is about classification of revenue officers, their powers and their duties. So let us start. First of all, let us talk about the classes of revenue officers, their classification. So there is under section 7 of Land Revenue Act, there is Board of Revenue, there is the Commissioner, there is the Collector, there is the Assistant Collector of first grade, and there is the Assistant Collector of second grade. The collector is also sometimes called deputy commissioner. So the deputy commissioner in a district will be considered to be collector. याद रख लें कि पाकिस्तान में प्रोविंस, उसके बाद डिवीज़न होता है, डिवीज़न के बाद डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट के बाद तहसील होती है. तो प्रोविंशियल लेवल पे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, डिवीज़न लेवल पे कमिश्नर है, कलेक्टर जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, जिसको भी मैंने बताया था कि जिसको डिप्टी कमिश्नर जो है वो उसको कलेक्टर के फराइज दिए होते हैं. असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1, असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 2. द लास्ट टू इंक्लूड असिस्टेंट कमिश्नर, तहसीलदार एंड नायब तहसीलदार. अच्छा, असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो कई दफ़ा असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1 होता है, लेकिन पंजाब में और केपी में इस तरह के अलग से असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद है, जिसको फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड से ऊपर का बताया हुआ है. पंजाब और केपी की बात कर रहा हूँ मैं. इन दोनों सूबों में ऐसे ही है. लेकिन इसके अलावा जो सिंध है, सिंध में बिल्कुल इस तरह है कि उन्होंने जो असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1 और असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 2 की जगह उन्होंने असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू फर्स्ट ग्रेड रखा हुआ है और असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू सेकंड ग्रेड रखा हुआ है. तो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि अगर जो आप में से कोई भी जो इस वीडियो को देख रहा है और जो सिंध से है या जो केपी से है, तो उसको ये पता हो कि उनके इलाकों में ये जो डेजिग्नेशन है उनका नाम क्या है. लेकिन डिप्टी कमिश्नर ऑफ कोर्स चारों सूबों में जो पाकिस्तान के, वहाँ पे वो कलेक्टर के फ़राइज़ सर अंजाम देता है. इवन जो बलूचिस्तान है वहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारा जो मेन लैंड रेवेन्यू एक्ट है उसमें है. यानी कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ पे भी कमिश्नर कलेक्टर असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1 ग्रेड 2 है. और वहाँ पे सिर्फ जो ये सिंध और केपी और पंजाब में थोड़ा सा इसमें वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन है. तो बहरहाल ये इफ़ यू स्टिल यू विल गाइज हैव एनी कन्फ्यूजन, अगेन यू कैन आस्क मी. तो कोई ऐसी बात नहीं है. नेक्स्ट is the additional commissioner collector. So you have to understand one thing, that when we say that collector is the deputy commissioner has a lot of things to do, a lot of things. तो वो उसका काम सिर्फ ये तो नहीं होता ना. तो इसलिए उनकी हेल्प के लिए गवर्नमेंट में अपॉइंट इन एनी डिवीजन एन एडिशनल कमिश्नर और इन एनी डिस्ट्रिक्ट एन एडिशनल कलेक्टर. पावर्स एक्सरसाइज्ड बाय एडिशनल कमिश्नर आर सेम एज ऑफ कमिश्नर एंड सेम गोज विद द केस ऑफ कलेक्टर. But commissioner and collectors have more administrative power. So guys, remember one thing: additional commissioners and additional collectors have absolutely the same powers as exercised by commissioner and collectors, but commissioner and collectors have more administrative powers. तो जो आपको पता होगा, जिस तरह बिल्कुल जो कोर्ट्स में होता है कि सेशन जज एक होता है और एडिशनल सेशन जजेस होते हैं. तो सिर्फ सेशन जज के पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ज़्यादा होती है, बाकी जजेस के पास पावर्स उस तरह ही होती है. बिल्कुल ऐसे जैसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है और सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजेस हैं. जो चीफ जस्टिस है उसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ज़्यादा होती हैं. तो ये एक फार्मूला है. इस तरह कमिश्नर और कलेक्टर के पास ज़्यादा पावर्स होती है. वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स की बात कर रहा हूँ. एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स का मतलब ये होता है कि वो टू टेक बैक केस, टू गिव केस टू समबडी एल्स, वो भी हम आगे देखते हैं. Assistant collectors grade 1 and grade 2, according to government may appoint as many assistant collectors it may deem expedient on district level, and all powers of collector may be conferred upon them within such limits subject to the control of collector. So even to assistant collectors grade 1 को ये याद रख लें, ये grade 1 की इसमें बात आएगी, इसमें grade 2 की बात नहीं आएगी. कि grade 1 जो है वो उसको वो पावर्स दे सकते हैं किसकी, कलेक्टर की. के क्योंकि अगेन ये काम जो रेवेन्यू के जो काम होते हैं, बिकॉज दे आर वेरी ऑफ वेरी सीरियस नेचर. सो दैट इज़ द रीज़न
you need people to help you, but of course those people should be उनके अंदर इतनी अहलियत और सलाहियत होनी चाहिए, दे शुड बी केपेबल ऑफ डूइंग दैट। पंजाब में जो है, इसमें आपको ये पता चल जाना चाहिए कि पंजाब में असिस्टेंट कमिश्नर और असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ ग्रेड 1 और 2 जो है उन दोनों को रखा जाता है पंजाब में। ठीक हो गया, ये भी आपको समझ में आनी चाहिए कि पंजाब में ग्रेड 1 और ग्रेड 2 दोनों को रखा जाता है। और वहाँ पे जो है अगेन सिंध में जो है वो असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू, याद रख लें कि सिंध में असिस्टेंट कलेक्टर की टर्मिनोलॉजी यूज़ नहीं होती, सिंध में असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू की होती है। जो सिंध के लोग हैं वो उनको इस चीज़ का ज़्यादा पता है। एंड फॉर श्योर दिस इज़ टू टेल देम दैट वहाँ पे ये यूज़ हो। जैसा तहसीलदार है, अब तहसीलदार को जो वो हैं जो सिंध वाले वो उसको मुख्तियारकार कहते हैं, ये क्योंकि मुख्तार जो होता है वहाँ पे वो होता है उसका उसको बल्कि डिस्ट्रिक्ट का भी उनका लफ्ज़ कुछ और है जिसको तलका कहते हैं, इस तरह। तो बहरहाल जस्ट टू अंडरस्टैंड वन थिंग, तहसीलदार इज इंटरेस्टेड विद चीफ एडमिनिस्ट्रेशन पावर्स ऑफ तहसील। नायब तहसीलदार आर अपॉइंटेड हु आर कन्फर्ड विद सेम पावर एज ऑफ तहसीलदार subject to control of later. For sure Tehsildar will have more powers, more we will say administrative powers, but at the same time both of them are Naib se Tehsildar is a revenue officer, he is not a village officer. You need to understand this. Then comes section 14 and section 16. Revenue officers enjoy administrative as well as judicial powers. They can be acting as a judge. For example, if somebody has some problem with assessment, if somebody has some problem with wrong entries into any record, so revenue officers, they can act as a judge. लिखते नहीं जिस तरह बादालत जनाब नायब तहसीलदार, बादालत जनाब एडिशनल कलेक्टर, बादालत जनाब एडिशनल कमिश्नर, तो उस वक्त ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर यूज़ नहीं कर रहे होते, उस वक्त ये जुडिशल पावर यूज़ कर रहे होते हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास ये पावर है टू विड्रॉ टेक कंट्रोल ऑफ एनी मैटर फ्रॉम इट्स सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स। और ये जो और सेम पावर्स आर एंजॉयड बाय सबॉर्डिनेट ऑफिसर हैज सुपरिटेंडेंट्स ओवर ऑल। सो गाइस रिमेंबर वन थिंग, BOR, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इज द हाईएस्ट अथॉरिटी इन प्रोविंस. इट हैज administrative power over all of the revenue officers that we have discussed before, and there is principle of subordination. सो इसका मतलब ये है कि जो पावर भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कमिश्नर के ऊपर एक्सरसाइज कर रहा है, वही पावर कमिश्नर कलेक्टर के ऊपर एक्सरसाइज कर रहा है। कलेक्टर जो है वो असिस्टेंट कलेक्टर पे कर रहा है, ग्रेड 1 पे कर रहा है, असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1 जो है वो असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 2 पे कर रहा है। यानी कि ये अपने सबॉर्डिनेट से कोई भी केस लेकर किसी दूसरे को दे सकते हैं, उसको अपने पास रख के उस पर खुद फैसला कर सकते हैं। तो ये सारे काम जो है वो किए जा सकते हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट में कन्फर पावर ऑफ एनी पर्सन all or any power of commissioner and collector and in like manner withdraw the same. तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो अपनी पावर्स जो है वो कमिश्नर की, कलेक्टर की, वो इसी तरह दे सकती है किसी। यानी आप ये समझ लें कि जो हायर अथॉरिटी है, नेक्स्ट जो उसके जो नीचे काम कर रहा है, वो उस तरह की पावर किसी दूसरे शख्स को दे सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग। Board of Revenue exercises the same power in respect of assistant collector. A revenue officer may order to arrest the defaulter upon warrant and may order for ejectment or recovery of areas and can enter upon the land or premises for measurements. So याद रख लें, कोई भी रेवेन्यू ऑफिसर जो होगा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फॉर श्योर इसके लिए मामलात बेसिकली तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ही देखता है सारे इस तरह की जो पावर्स हैं। ये सेक्शन 30 में ये बात बयान की गई है, तो क्योंकि ये उसकी एक पावर है रेवेन्यू ऑफिसर की। तो next is the judicial powers of Board of Revenue and Revenue Officer. Board of Revenue is the highest authority when it comes to revenue matters in a province. Board of Revenue with previous approval of government may make rules under this act for revenue officer. Every revenue officer is subject to control of the officer to whom he is subordinate, even in the matters of investigation or adjudication. जैसा कि मैंने ये पहले बात आपको बता दी है। While acting as a court, provisions of CPC सिविल प्रोसीजर कोड की जो प्रोविजंस हैं वो अप्लाई होती हैं सब्सटेंशियली अप्लाई होने का मतलब ये है कि स्ट्रिक्ट सेंस में अप्लाई नहीं होती। मिसाल के तौर पर समन्स करना
या जो कंटेम्प्ट की जो बातें हैं वो सारी की सारी सिविल प्रोसीजर कोर्ट से ही हासिल की जाती हैं, रेवेन्यू कोर्ट्स भी वहीं से हासिल करती हैं, हालांकि वो सिविल कोर्ट्स नहीं है. बट एट द सेम टाइम डोंट थिंक दैट दे आर गोइंग टू अप्लाई रूल्स ऑफ सीपीसी इन अ वेरी स्ट्रिक्ट सेंस. They are going to adhere rules of CPC substantially. Every इंक्वायरी जो इंक्वायरी सेक्शन 14 के अंडर जो इंक्वायरी करते हैं, अभी हम पीछे हमने देखा कि सेक्शन 14 के अंडर रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो इंक्वायरी कर सकता है, सिंपल इंक्वायरी करते हैं ये. Every inquiry under this act is termed as judicial proceedings. So guys, do remember one thing: judicial proceedings. When it comes to judicial proceeding, then सेक्शन 193 शायद आपको ये भी याद होगा कि ये जो फॉल्स एविडेंस जो होती है उसके बारे में थी सेक्शन 193. और फॉल्स एविडेंस अगर आप कोर्ट में देंगे तो उसकी क्या सज़ा होगी, तो ये बिल्कुल वैसे ही है. इसी तरह सेक्शन 219 जो थी वो थी कि आपने अगर कोई करप्ट प्रैक्टिसेस हैं आपकी, तो ये भी शायद आपको याद हो. बहरहाल आप इसको देख सकते हैं. या इसी तरह आप किसी सर्वेंट जो है, पब्लिक सर्वेंट को आप इंसल्ट करते हैं, इस तरह आप वो सेक्शन जो पीपीसी की बड़ी एक क्रिमिनल लॉयर्स को ये बात काफ़ी ज़्यादा पता होगी कि सेक्शन 22-28 जो है वो जब आप कार्य सरकार में मुदाखलत करते हैं तो उस सिलसिले में होती है. तो बहरहाल ये जब ये तीनों सेक्शंस क्यों अप्लाई हो रही, क्योंकि जब रेवेन्यू ऑफिसर एज अ कोर्ट काम कर रहा है. सो व्हाट इज द समरी रिगार्डिंग बोर्ड ऑफ रेवेन्यू? Board of Revenue was created under Board of Revenue Act 1957, which after dissolution of one unit became Board of Revenue of Punjab. अब तो हर सूबे में Board of Revenue मौजूद है. It has Revenue Department. क्योंकि देखें ना, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू याद रख लें, इसका काम रेवेन्यू इकट्ठा करना होता है, इसका काम रूल्स बनाना होता है, इसका काम जमाबंदियाँ बनाना है, इसका काम मुख्तलिफ इलाकों में असिस्टेंट कलेक्टर, असिस्टेंट कमिश्नर्स, इन सारों की जो अपॉइंटमेंट्स हैं, ये सारे काम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करता है. बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इज़ द हाईएस्ट जुडिशल अथॉरिटी. बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो इज़ ऑल इन ऑल. जब भी कोई रेवेन्यू की बात आती है तो उसमें ऑल इन ऑल जो है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, बिकॉज इट इज़ द हाईएस्ट अथॉरिटी. तो ये इसलिए मैंने इसके ये समरी आपके लिए बना दी कि मैंने कहा कि आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा to understand it. So this was a very small and interesting topic. Of course इनकी पावर्स को हम आगे देखेंगे, क्योंकि वो पूरे लैंड रेवेन्यू एक्ट में ये पावर्स एक किस्म की मुख्तलिफ जगहों पे बिखरी हुई सी हैं. So I hope this whole presentation was fruitful for you, and in case of any ambiguity you may contact me on through my WhatsApp number which is given there. Thank you very much.